नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के मिशन गगनयान की घोषणा के अनुरूप भारत ने 2022 तक 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना का ऐलान किया। भारत के पहले आंशिक जैव ईंधन चालित जेट विमान ने 45 मिनट में देहरादून से दिल्ली तक सफल परीक्षण उड़ान भरी। टेलीमैटिक्स विकास केंद्र ने 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर नए उत्पाद लोकार्पित किए। साई कनेक्ट राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का दूसरा चरण मिजोरम के आइजोल में संपन्न। अगरतला में इसी महीने होगा फाइनल। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले मानव सहित मिशन गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की थी। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कहा है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप पहला मानव सहित मिशन 2022 तक प्रक्षेपित किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान के साथ ये घोषणा की। इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भेजने की क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ये इसरो का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है जिससे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। इसरो के सबसे महत्वाकांक्षी तथा महत्वपूर्ण मिशन पर पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। इस वर्ष देश के 72वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान नामक भारत के प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की प्राप्ति के बाद भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब यहां हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे। तब तक मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। इस स्वप्न को साकार करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो भारत का पहला मानव सहित मिशन 2022 तक प्रक्षेपित करेगा। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस तथा चीन ने अंतरिक्ष में मानव सहित अंतरिक्ष मिशन भेजा है। गगनयान नामक भारत का पहला मानव सहित अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम होगा, जो देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में मददगार साबित होगा। We can call it as a first Indian human mission to be piloted, to be developed absolutely indigenously by ISRO. Though there have been Indian scientists in this space earlier, we had Kalpana Chawla, we had Sunita Williams, but these were not the ISRO missions. Or we have Rakesh Sharma, who was in collaboration with the Russian mission. So this is going to be a huge achievement. पिछले 6 दशकों से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देश की काबिलियत बढ़ाते हुए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग समाज के विकास के लिए किया है। अंतरिक्ष पर आधारित कई सेवाएं इसकी देन हैं, जिन्होंने भारत की रूपरेखा में आमूलचूल परिवर्तन किया है। चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर तथा एस्ट्रोसैट जैसे मिशन अंतरिक्ष विज्ञान की समझ तथा अंतरिक्ष पर आधारित वैश्विक समझ विकसित करने में मदद देते हैं। हाल ही के वर्षों में इसरो ने पुनः प्रवेश मिशन क्षमता, चालक दल बचाव प्रणाली, चालक दल मॉड्यूल विन्यास, ताप संरक्षण प्रणाली, रफ्तार मंदी तथा तैरने की प्रणाली और जीवन समर्थन की उप प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां विकसित की है, जो इस मिशन में काम आएंगे। इनमें से कुछ प्रौद्योगिकियों का सफल प्रदर्शन भी हो चुका है, जिनमें 2007 में अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग यानी SRE, 2014 में क्रू मॉड्यूल वायुमंडलीय पुनः प्रवेश प्रयोग यानी केयर तथा 2018 में पैड ऑर्बिट जांच शामिल है।
इन प्रौद्योगिकियों की मदद से इसरो 4 वर्षों के छोटे अंतराल में ही अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेगा। गगनयान प्रक्षेपित करने के लिए GSLV मार्क 3 अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इसकी पेलोड क्षमता अधिक है। This Gaganyaan system, Savvy, actually it is for taking 3 astronauts to space for 5 to 7 days, and these astronauts will be residing inside the module called crew module, and to provide services for the crew module, that is called service module, and these two will be assembled and called orbital module. This orbital module will be put on the top of a rocket, and that's what's seen in the right side. Then it will be carrying and go to orbit. This is the type of missions we are talking. इस मिशन में 3 सदस्यीय दल को 5 से 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष भेजने की योजना है। अंतरिक्ष यान का वजन लगभग 7 टन होगा तथा 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती के निचले कक्ष में स्थापित किया जाएगा। इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना तथा इसरो संयुक्त रूप से सदस्यों का चयन करेंगे, जिसके बाद 2 से 3 वर्षों तक उनका प्रशिक्षण होगा। मिशन के दौरान ये टीम सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण से जुड़े प्रयोग करेगी। इससे पहले अगले 30 महीनों में 2 मानव रहित परीक्षण मिशन प्रक्षेपित किए जाएंगे, ताकि महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की सफलता सुनिश्चित हो सके। भारत के पहले आंशिक जैव ईंधन चालित जेट विमान ने देहरादून से दिल्ली तक पहली परीक्षण उड़ान 45 मिनट में सफलतापूर्वक पूरी की। स्पाइस जेट के 72 सीटों वाले टर्बोप्रॉप विमान के परीक्षण उड़ान में 20 अधिकारी सवार थे। विमान को देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाई। परीक्षण उड़ान के लिए जैव ईंधन का निर्माण वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने किया था। परीक्षण उड़ान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जैव ईंधन की कड़ी जांच की गई। जैव ईंधन चालित विमान पर्यावरण को साफ रखते हैं तथा उनसे कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। इसके अलावा इन विमानों की लागत भी कम होती है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। 27 अगस्त ये वो दिन था जब भारत के पहले आंशिक जैव चलित विमान ने देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से उड़ान भरी। 45 मिनट की सफल उड़ान के बाद ये विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। स्पाइस जेट के टर्बोप्रॉप परीक्षण विमान में नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों समेत कुल 20 लोग सवार थे। भारत के उड्डयन क्षेत्र की ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके साथ ही भारत जैव ईंधन से विमानों का संचालन करने वाले अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के क्लब में शामिल हो गया है। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवाश्म आधारित ईंधन के बजाय जैव ईंधन का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। शहरों में क्लीन एनर्जी के तमाम प्रयासों के बीच बायोफ्यूल एयर पॉल्यूशन को कम करने में बहुत मददगार है। साथियों, बायोफ्यूल से जुड़े लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, नीतियां बनाई जा रही हैं, ठोस रणनीति बनाई जा रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है, रेगुलर मॉनिटरिंग हो रहा है, टारगेट को पाने का समयबद्ध आयोजन हो रहा है। परीक्षण उड़ान में उपयोग किया गया जैव ईंधन आंशिक रूप से नवीकरणीय स्रोतों जैसे कृषि अवशेषों, अखाद्य तेल तथा उद्योगों और नगर पालिका के जैव सड़नशील कचरे से तैयार किया गया। 25% जैव ईंधन तथा 75% एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF का विमान के 2 में से 1 इंजन में प्रयोग किया गया। दूसरे इंजन में सिर्फ ATF का उपयोग हुआ। देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी IIP में डॉक्टर अनिल सिन्हा के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये जैव ईंधन तैयार किया। इस ईंधन को विकसित करने में 8 वर्षों का समय लगा। In this process, what we do is we convert any kind of waste oil, such as waste cooking oil or waste animal fats, or even oils from the seeds of the various trees. And the oil is extracted first from the seeds, and the seed part after oil extraction can go into making fertilizer, while the oil is converted by our process into
pure hydrocarbons, which is a drop-in kind of fuel. That means it can directly go inside the aircraft without making any changes to aircraft. जेट्रोफा पौधे के बीज के तेल से निकालकर 450 लीटर जैव ईंधन तैयार किया गया। जेट्रोफा का तेल छत्तीसगढ़ जैव ईंधन विकास प्राधिकरण यानी CBDA ने IIP को दिया था। CBDA ने छत्तीसगढ़ के 500 किसान परिवारों से ये तेल प्राप्त किया था। जैव ईंधन के उत्पादन से कच्चे तेल की निर्भरता पर भी कमी आएगी, जिसका अभी तक आयात होता रहा है। इसके अलावा ईंधन के लागत में भी 15 से 20% तक कमी आने की आशा है। हालांकि जैव ईंधन का स्रोत प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है, फिर भी सब कुछ सामान्य हो जाने के बाद आवश्यक बीज उपलब्ध कराने के बदले किसानों तथा जनजातियों की आर्थिक मदद हो सकती है। परीक्षण उड़ान में प्रयोग किए गए जैव ईंधन की अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथड यानी ASTM के मानकों को आधार मानकर जांच की गई। जांच में इन्हें वाणिज्यिक विमानों के उपयोग के लिए प्रैट एंड विटनी एवं बम्बार्डियर के मानकों के अनुरूप पाया गया। नुकसानदेह पारंपरिक ईंधनों के बजाय प्राकृतिक ईंधनों के उपयोग की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न सिर्फ कार्बन के उत्सर्जन में बल्कि देश के विमान कंपनियों की लागत में भी कमी आएगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आगे बहुत कुछ है बाकी। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। मदुरई सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक शैली की मशहूर संगीतकार, संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में संगीत प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतज्ञ, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। इसके अलावा वो पहली महिला रही जिन्हें संगीत कलानिधि के रूप में मिला कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और लता मंगेशकर को किया जाता है इनके प्रशंसकों में शुमार। भारत सरकार ने 1984 में टेलीमैटिक्स विकास केंद्र की स्थापना डिजिटल एक्सचेंजों को डिजाइन तथा विकसित करने के उद्देश्य से की थी। 28 अगस्त 2018 को केंद्र ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स या CDOT भारत सरकार का दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। ये अगस्त 1984 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की अत्याधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे पूर्ण अधिकार और परिस्थितियों के मुताबिक काम करने की आजादी है। CDOT ने 28 अगस्त को नई दिल्ली में अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। इस 2 दिवसीय समारोह का उद्घाटन इस क्षेत्र के विशेषज्ञों, दूरसंचार दिग्गजों और भारत और दुनिया भर के शिक्षाविदों की उपस्थिति में किया गया। इनमें टेलीकॉम कमीशन के सदस्य रविकांत और चेयर प्रोफेसर वायरलेस कम्युनिकेशन किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर मिशाचा डोहलर भी शामिल थे। सेमिनार में इस बात पर चर्चा हुई कि 5G का मानकीकरण और इसके विभिन्न व्यावसायिक अनुप्रयोगों को कैसे किया जा सकता है। भारत का लक्ष्य 2020 तक 4G को 5G तक में पूरी तरह अपग्रेड करना है। Important that we learn now that the data is moving to action and learning and cognition. Now this era of change, of transformation, each time it became more complex, much bigger and much more impactful, and consequently the photonization of and the optical networks are actually generating unprecedented data rates and allowing this data to go from anywhere to anywhere over different technologies. Artificial intelligence based on the big data is going to play a major role through the deep learning possibilities, and all of this will actually have tremendous impact on what we want to do. And probably first time we will surpass the collective ability of human being.
into a new era. इस समारोह के दौरान C-DOT ने अत्याधुनिक 80 चैनल DWDM यानी डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग लॉन्च किया, जिसमें 8000 गीगाबाइट प्रति सेकंड या GBPS की क्षमता है। GBPS हाई स्पीड नेटवर्क्स के लिए डेटा ट्रांसफर स्पीड की माप है। ये क्रांतिकारी तकनीक मोबाइल सेवाओं, मोबाइल ब्रॉडबैंड और वाईफाई के लिए तीव्र दूरसंचार नेटवर्क में मदद करती है। DWDM का इस्तेमाल लंबी दूरी के परिवहन नेटवर्क में भी किया जा सकता है, जैसे कि मेट्रो नेटवर्क। इस स्थापना दिवस के मौके पर एक अन्य प्रमुख आकर्षण मोबाइल ऐप KYM यानी नो योर मोबाइल का लॉन्च किया गया, जिसे C-DOT द्वारा विकसित किया गया था। ये ऐप देश में मोबाइल फोन की प्रामाणिकता की जांच के लिए डिजाइन किया गया है। ये किसी और के द्वारा प्रयोग किए जा रहे चोरी के मोबाइल फोन की पहचान करने में मदद कर सकता है। ये काम CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के माध्यम से किया जा सकता है, जो मोबाइल फोन पर छपा होता है। ये ऐप इस कोड को स्कैन कर सकता है और मोबाइल की प्रामाणिकता को आगे चलकर उजागर कर सकता है। ये निर्माता के विवरण के साथ साथ उपयोगकर्ता को इसके मॉडल नंबर की जानकारी भी देता है। इस केंद्र ने 5G हितधारकों, निर्माताओं, शोध करने वालों को 5G में किए जा रहे शोध कार्यों और नवाचारों का एक अवलोकन प्रदान करने के मकसद से 5G इंडिया वेबसाइट लॉन्च किया है। C-DOT और वाईफाई एक ऐसा ही दिलचस्प नवाचार समाधान है, जो विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में वाईफाई के कामकाज के लिए सौर पैनलों के उपयोग से काम करता है। C-DOT द्वारा विकसित नवाचार और उत्पाद दूरसंचार सेवाओं के अनुकरणीय विकास में लाभदायक साबित हुए हैं और इनसे भारत के सभी कार्यकारी क्षेत्रों की नेटवर्क कनेक्टिविटी में और भी सुधार हुआ है। लोकप्रिय विज्ञान क्विज प्रतियोगिता साई कनेक्ट के दूसरे चरण का पहला भाग गैंगटॉक में पहले ही सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। अब दूसरा भाग मिजोरम के आइजोल में रोमांचक तरीके से संपन्न हो गया है। साई कनेक्ट का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार करता है। प्रतियोगिता के दूसरे भाग में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा मिजोरम के चयनित छात्रों ने भाग लिया। इन छात्रों का पंजीकरण उनके संबंधित राज्यों की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में हुआ था। साई कनेक्ट 2018 के प्रथम चरण में उत्तीर्ण करने के बाद इन छात्रों ने दूसरे चरण में भाग लिया। पहले चरण में लगभग 9000 छात्रों ने भाग लिया था, जिसमें दूसरे चरण के लिए 60 छात्रों का चयन किया गया। दूसरे चरण में जीतने वाली टीम के छात्र इसी महीने त्रिपुरा में होने वाली फाइनल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पेश है आइजोल से ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। अगर वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना है तो व्यवहारिक प्रयोगों तथा स्वयं विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने से बेहतर कोई उपाय नहीं है। व्यवहारिक जीवन में छात्र इन गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उनके दिलों में दिलचस्पी भी जागती है तथा उन्हें सबक याद रखने में भी आसानी होती है। साई कनेक्ट ऐसा ही एक मंच है जो 8वीं तथा 9वीं कक्षा के छात्रों को विज्ञान की अपनी जानकारियां बताने तथा दैनिक जीवन में विज्ञान को शामिल करने का अवसर देता है। साई कनेक्ट के इस कार्यक्रम में 8 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा के छात्रों का प्रतियोगिता के द्वारा चयन किया गया। जांच परीक्षा में स्कूल पाठ्यक्रम के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान प्रसार की तैयार की गई 35 फिल्मों से जुड़े प्रश्न थे। इन फिल्मों में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों SN बोस तथा JC बोस की जीवनी के अलावा नेटवर्क थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर तथा रिलेटिविटी जैसे विषय शामिल थे। गैंगटॉक में दूसरे चरण का पहला भाग सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद लोकप्रिय विज्ञान क्विज प्रतियोगिता का दूसरा भाग आइजोल में 28 से 30 अगस्त 2018 को आयोजित किया गया। साई कनेक्ट विज्ञान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार ने आइजोल स्थित मिजोरम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से किया। This will not only help them to build up a scientific temper, apart from that, they will never forget about this basic science till their last. So this is the main concept of organizing this hands-on experiments. The children enjoyed doing the activities along with the resource persons and they learned lots of new things. आइजोल में आयोजित दूसरे भाग में विज्ञान क्विज प्रतियोगिता के अतिरिक्त
छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़ाने के लिए दिलचस्प प्रायोगिक गतिविधियां भी शामिल थीं। विज्ञान पर आधारित व्यवहारिक गतिविधियों में फोल्डस्कोप का निर्माण, खेल खेल में रसायन विज्ञान, खेल खेल में जैव विविधता तथा खगोल विज्ञान की जानकारियों के सत्र आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिताओं का प्रसारण उत्तर पूर्वी राज्यों के क्षेत्रीय चैनलों जैसे डीडी नॉर्थ ईस्ट तथा राज्यसभा टीवी के अलावा विज्ञान प्रसार के यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। आयोजन के दूसरे दिन प्राकृतिक वातावरण में सुबह सुबह घूमने का कार्यक्रम था। इस दौरान छात्रों को पत्तियां इकट्ठा करने, कीटों का अवलोकन करने तथा औषधीय गुण युक्त वनस्पतियों की पहचान का कार्य दिया गया। Along with the quiz competition, we conducted the hands-on activity workshops in earthquake, disaster, foldscope sessions, and biodiversity, and much more. The students enjoyed too much. Apart from enjoyment, they learned also lots of things by doing themselves. साई कनेक्ट कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है ताकि वो विज्ञान के क्षेत्र में अपना भविष्य निर्धारित करें तथा आने वाले दिनों में देश में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। साई कनेक्ट की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश की टीम को 90 अंक, मेघालय की टीम को 80 अंक, असम की टीम को 78 अंक तथा मिजोरम की टीम को 73 अंक मिले। For the Sai Connect quiz, we have prepared very nicely. We have watched all the videos, discussed with the teachers. We have seen the videos prepared by the Vigyan Prasar and conducted our studies carefully of class 8 and 9. I think all three of us, we have worked very hard to achieve this, and we still cannot believe it, and we're really happy that we will be representing Mizoram, our state. प्रत्येक राज्य की जीतने वाली टीम को अगरतला आमंत्रित किया गया है, जहां फाइनल प्रतियोगिता में उत्तर पूर्वी भारत के सभी 8 राज्यों की टीमों का मुकाबला होगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। मिलिए गुफ्तगू में अभिनेता अंजन श्रीवास्तव से रविवार रात 10:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए 30 अगस्त 2018 को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बीच एनहांसिंग इनोवेशन फॉर द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समझौते के समय केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। इस समझौते का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े अनुसंधानों को प्रोत्साहन देना तथा भारत में स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी नई प्रौद्योगिकियों का त्वरित विकास करना है। समझौते में प्रशिक्षण देने तथा क्षमता निर्माण का भी प्रावधान है। उत्तरी ग्रीनलैंड के तट पर बर्फ के चादर की परत पूरे आर्कटिक में सबसे मोटी मानी जाती है। कुछ एक स्थानों पर बर्फ की मोटाई 70 फीट तक ऊंची है, लेकिन हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह से प्राप्त तस्वीर चौंकाने वाली है। तस्वीर के मुताबिक कुछ एक प्राचीनतम बर्फ की चादर की जगह मीलों तक समुद्र फैला हुआ है। ऐसा पहली बार देखा गया है, जिससे वैज्ञानिक तथा बर्फ की निगरानी करने वाले हैरान हैं। आमतौर पर बर्फ से टकराकर सूर्य का प्रकाश वातावरण में वापस लौट जाता है, लेकिन बर्फ पिघलने से सूर्य का प्रकाश समुद्र में अवशोषित हो जाता है। परिणाम स्वरूप पानी तथा आसपास की हवा गर्म हो जाती है। इससे एक चक्र पैदा होता है, जिससे समुद्र की बर्फ अधिक तेजी से पिघलती है तथा समुद्र की सतह अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। वैज्ञानिकों के लिए ये परेशानी का विषय है, क्योंकि उनका मानना था कि इस क्षेत्र पर तापमान वृद्धि का सबसे अंत में प्रभाव पड़ेगा। ब्राजील में इस वर्ष अब तक पीला बुखार महामारी ने 676 लोगों की जान ले ली है। पिछली एक सदी में पीले बुखार की ये सबसे खतरनाक महामारी है। ये बीमारी 10 दिनों के भीतर मरीज की जान ले लेती है।
इसके लक्षणों में जॉन्डिस, शरीर में भयानक दर्द, उल्टियां तथा मुंह, नाक, आंख और पेट से रक्तस्राव शामिल है। अब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार इस बीमारी के वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उनका कहना है कि भविष्य में इस नए आनुवांशिक विषाणु से लड़ने में ज्योग्राफिकल मैपिंग मददगार साबित हो सकता है। ये अध्ययन साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में अमेरिका ऊर्जा विभाग के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरीज ने नया लिथियम आयन बैटरी विकसित किया है, जिसके अवयवों पर बाहरी असर कम पड़ता है। इससे आग लगने की घटनाओं की रोकथाम होती है तथा उपयोगकर्ता घायल होने से बचे रहते हैं। आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों में होता है। अक्सर खराब हो जाने अथवा गलत तरह से इस्तेमाल के कारण ये बैटरियां फट जाती हैं और इनमें आग लग जाती है। इससे कई बार भयंकर हादसे होते हैं, जिनमें शरीर का जलना, घरों में आग लगना शामिल है और यहाँ तक कि एक विमान हादसा भी इसी कारण हो चुका है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि कुछ तरल पदार्थों का ठोस रूप बाहरी असर से बचा सकता है। इस गुण का इस्तेमाल कर शोधकर्ताओं ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए प्रायोगिक तथा कम लागत वाली बैटरी विकसित की है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के रिगोलिथ एक्सप्लोरर या OSIRIS रेक्स अंतरिक्ष यान का उद्देश्य उत्पत्ति, दृश्य विवेचना, संसाधनों की पहचान तथा सुरक्षा है। इस अंतरिक्ष यान ने अपने लक्ष्य बेनु एस्टेरॉयड की पहली तस्वीर खींची है। OSIRIS रेक्स का प्रक्षेपण 8 सितंबर 2016 को हुआ था। धरती के करीब उल्काओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये नासा का पहला मिशन है। इस अंतरिक्ष यान के 3 दिसंबर को बेनु पहुंचने की संभावना है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे मिली जानकारी से सौरमंडल की उत्पत्ति की गुत्थी को सुलझाने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष यान में लगे पॉलीकैम कैमरे ने 22 लाख किलोमीटर की दूरी से ये तस्वीर खींची है। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम याद कर रहे हैं सुप्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञानी तथा नीति निर्धारक प्रोफेसर मंबली कलाथिल गोविंद कुमार मेनन को। उनका जन्म 28 अगस्त 1928 को मैंगलोर में हुआ था। उनका प्रमुख कार्य ब्रह्मांडीय किरणों तथा कण भौतिकी के अध्ययन से जुड़ा था। प्रोफेसर मेनन ने 1970 के दशक के आरंभ में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अध्यक्षता की। इसरो अध्यक्ष के रूप में उन्होंने विभिन्न अंतरिक्ष यानों तथा उपग्रहों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सोवियत संघ के साथ मई 1972 में भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। वो प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के भी अध्यक्ष थे। प्रोफेसर मेनन को 1960 में प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के भी सदस्य थे। 22 नवंबर 2016 को 88 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान देश के विकास तथा प्रगति में सहायक साबित हुआ है। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार हमें जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।